इंडिया विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत। डिप्टी कमिश्नर ने की पुष्टि। कल गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था बड़ा हादसा। पीएम मोदी ने अहमदाबाद हादसे वाली जगह का लिया जायजा। अस्पताल पहुंचे घायलों का लिया हालचाल। पीएम मोदी ने कहा कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सीएम धामी ने अहमदाबाद हादसे पर उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी श्रद्धांजलि। मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की प्रार्थना। सीएम धामी ने परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। चिलचिलाती धूप के बाद झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सीएम आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की एवं शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हादसा देश और विश्व के लिए अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। राज्य सरकार की संवेदना इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के इंजीनियर्स से अपील की है कि वे राज्य की सभी विकास योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूर्ण करें ताकि विकास की धारा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट लाने वाले अग्रणी राज्यों में है और आज जो नीतियां व फैसले राज्य सरकार ले रही है वे दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि वह पहले नकल माफिया प्रदेश में हावी थे जिससे प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर नहीं मिल पाता था, लेकिन नकल विरोधी कानून लागू कर इस पर रोक लगाई गई है। तो वहीं हरिद्वार में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर एक दिवसीय दौरे पर पहुंची। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में महिला सशक्तिकरण और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने महिलाओं से संवाद कर उनके आत्मविश्वास को सराहा। साथ ही विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान और आत्मनिर्भरता देना ही हमारा मिशन है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आके जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाई है उसका मैंने आज ब्यौरा लिया कि किस तरीके से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना उसी के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी बहनें हैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ जुड़ी हुई, उसी के साथ साथ अन्य जो योजना है चाहे वो उज्ज्वला योजना है या उसी के साथ साथ मातृवंदना योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, ऐसे योजनाओं का मैंने आज यहाँ पे ब्यौरा लिया। वो जो बहनें थी जिनको इस योजनाओं का लाभ मिला था उनके साथ मैंने आज संवाद भी किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें इंडक्शन परीक्षण कार्यक्रम में समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनजीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सिविल सेवकों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। सिविल सेवकों के करुणा, निष्पक्षता और कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया। तो वहीं LBSNA को लोकतांत्रिक मूल्यों, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक भी बताया है। लोकसभा अध्यक्ष का यह मसूरी दौरा। तो वही देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 15 से 30 जून तक चलेंगे विशेष शिविर। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा लाभ। केंद्र और राज्य योजनाओं का मिलेगा
आपको बताते चले लाभ साथी 62 ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे शिविर। 17 विभागों की रहेगी सक्रिय भागीदारी। श्रम विभाग ने बाल श्रम रोकथाम के दिए निर्देश। तो वहीं बाल श्रम के निर्देश दिए गए। साथ ही देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें 15 से 30 जून तक चलेंगे विशेष शिविर। साथ ही अनुसूचित जनजातियों को इसका विशेष लाभ भी मिलेगा। 17 विभागों की रहेगी सक्रिय भागीदारी। आपको बता दें जहां केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं का मिलेगा लाभ। साथ ही आपको बता दें लोगों को इस शिविर के चलते केंद्र और राज्य की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इसके तहत लाभ भी मिलेगा। 15 से 3 जून तक चलेगी ये विशेष शिविर, जहां 62 ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे ये शिविर। तो वहीं नई टिहरी में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने 700 से अधिक नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, जो आयोजन खेल विभाग के सभागार में किया गया। प्रदेश भर में हाल ही में कुल 7000 आपको बताते चले 22 महिलाओं को भर्ती की गई है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और जनहित कार्यों की रीढ़ है। ये सिर्फ रोजगार नहीं, सेवा का माध्यम है। वहीं नियुक्तियों की प्रतिक्रिया पहली बार ऑनलाइन मोड में पूरी की गई है। मैंने ये बात बोली है, आंगनबाड़ी बहनों के लिए मैं इस दिशा में भी प्रयासरत हूँ। मैंने उनके संगठनों से इस संदर्भ में बात करी है। मैंने उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्हें सम्मानजनक धनराशि प्राप्त हो, उस संदर्भ में भी बात करी है। मैं उनके कंसर्न का इंतजार कर रही हूँ। उसी के अगले बढ़ते क्रम में मैंने ये कहा है कि मैं इस दिशा में भी विचार करती हूँ। जब पहला क्रम पूरा होगा तो निश्चित रूप से दूसरे क्रम की ओर आगे बढ़ूंगी। मेरा ये सपना है कि वो इतनी अपने विभाग के अतिरिक्त भी अन्य विभागों की सेवा करती है। निश्चित रूप से उस दिशा में भी उनके उसमें विचार होना चाहिए। तो उसके लिए हम सतत प्रयासरत है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि अब वो समय जल्द आए। तो वहीं देहरादून में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कैची धाम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जाम से निजात दिलाने के लिए कैची धाम बाईपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो अगले 4 महीनों में तैयार हो जाएगा। तो वहीं अजय टम्टा ने कहा कि इस वर्ष कैची धाम में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। पहली बार एसएसबी और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा पुलिस, पीएसी और पीआरडी के जवानों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा और यातायात में कोई बाधा ना हो। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें ओटीटी, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग
स्क्रीनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेंगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं देहरादून का नगर निगम हाउस टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक बार फिर कार्यवाही करने की तैयारी में है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए नगर निगम के उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने कहा, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनके खिलाफ नगर निगम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अभी तक विगत वर्ष में 60 करोड़ का हाउस टैक्स नगर निगम के तहत वसूला जा चुका है। वर्तमान में नगर निगम के तहत 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 100 से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण किया जा रहा है। साथ ही उनके खिलाफ नगर निगम जल्द ही कार्यवाही करेगा। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत अभी तक जो हाउस टैक्स वसूला जा रहा था वो लगभग जो विगत वर्ष का आंकड़ा है 60 करोड़ के लगभग वसूल किया गया है। वर्तमान में 100 करोड़ का लक्ष्य नगर निगम की ओर से रखा गया है और जैसा कि फील्ड सर्वे के माध्यम से जानकारी में आया है कि बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 100 से अधिक प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण करते हुए उन व्यक्तियों को नोटिस इशू किया गया है और आगे भी बहुत सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत इसमें जो वारंट जारी करना, कुर्की कार्रवाई जो विधिक प्रावधान है उसके अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें 100% टैक्स वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने होटल और व्यापार संगठनों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की कि वे मेले के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि हालांकि बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक हो रही कार्यवाही और अतिक्रमण के नाम पर चालान काटने को लेकर नाराजगी भी जताई है। तो वे व्यापारियों ने कहा कि बिना नोटिस चालान जारी किया जाना अनुचित है। साथ ही शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव प्रसाद ने, आपको बताते चले, राजीव प्रसाद ने भी प्रशासन से संवाद में पारदर्शिता की मांग की। साथ ही इसके बावजूद व्यापारियों ने भरोसा दिलाया कि हर साल की तरह इस बार भी वे कावड़ यात्रा में पूरा सहयोग देंगे। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार, हर की पैड़ी, भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता कीजिए। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया। उस सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और ये मेला शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हो, इसके लिए बैठक आएगी। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया, दूसरा एसपी सिटी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चालान है, जो बात बात में चालान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चालान न करके आप नोटिस दें। चालान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चालान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चालान ज्यादा ना करे। और कावड़ की व्यवस्था के लिए जो शिकायतें अदर विभागों से होती है, हमारी जल संस्थान से है, पीडब्ल्यूडी, जो हमारी यहाँ की
हमारी जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं हरिद्वार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो कांवड़ में जिन संस्थाओं की अति आवश्यकता पड़ती है, तो उनके अधिकारी, उनके जो विभाग के अधिकारी है वो आज नदारद है, वो पता नहीं क्यों नहीं आ पाए या क्यों उनको नहीं बुलाया गया। तो मेरा मानना ये है कि इस मीटिंग में तो कांवड़ व्यवस्था की मीटिंग, क्योंकि कांवड़ की 15 दिन की मीटिंग, कुंभ का 1 दिन का स्नान और कांवड़ का 15 दिन का स्नान बराबर होता है। तो वहीं हरिद्वार के दूधाधारी फ्लाईओवर पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो पलट गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो वहीं हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि टेम्पो में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं गाड़ी चंद सेकंड में ओझल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टेम्पो को हटवाया और अब फरार कार चालक की तलाश की जा रही है। तो वहीं हरिद्वार के लश्कर में सुबह आसमान में आई आफत ने 2 गांवों में मातम फैला दिया। तेज बारिश और गरज के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने हुसैनपुर गांव में एक महिला और जौनपुर गांव में एक युवक की जान ले ली। तो वहीं आपको बताते चले कि हुसैनपुर में गन्ने के खेत की ये निराई और गई। साथ ही आपको बताते चले निराई कर रही 3 महिलाएं पर अचानक बिजली गिर गई, जहां 45 वर्षीय भोली देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो 2 महिला थी वो थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से, और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड में जीएसटी के तहत एक ई पोर्टल विकसित किया गया है जो व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने, चालान बनाने और भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाता है। जीएसटी ने विभिन्न करों जैसे बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को एकीकृत किया है। इससे राज्य और केंद्रीय स्तर पर एक समान कर प्रणाली बनी है जो व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए सरल और पारदर्शी है। जीएसटी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में इस प्रणाली को लागू करके उत्तर भारत का पहला राज्य बनकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह प्रणाली फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए जीएसटी पंजीकरण में उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करती है। जीएसटी की मदद से पूरे देश में एकल बाजार का निर्माण हुआ है। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य स्तर पर उत्पादों पर अलग अलग कर नहीं होने से व्यापारियों को अपनी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट नहीं आती। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4500 करोड़ रुपए था। 2024-25 में ये बजट बढ़कर 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 24 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था 24 गुना बढ़ी, जिससे उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक प्रगति हुई है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था 14,501 करोड़ रुपए की थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,46,000 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य का कुल राजस्व संग्रह 233 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 10,812 करोड़ हो गया है। जीएसटी के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। इससे व्यापारियों को कर के बोझ को कम करने में मदद मिलती है। राज्य के प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर और हल्द्वानी जिलों में 5-5 जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए, जो छोटे और मध्यम व्यवसायों को जीएसटी प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना वृद्धि से राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सभी हितधारकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर ई गवर्नेंस ने जीएसटी और अन्य आर्थिक सुविधाओं को सुगम बनाया है। एक देश, एक टैक्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। आईएमडी के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। आपको बताते चले, यही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आईएमडी के निदेशक में विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। जहां उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां येलो अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आईएमडी के निदेशक विक्रम सिंह ने दी ये जानकारी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी के निदेशक विक्रम सिंह ने दी जानकारी। तो वहीं आईएमडी के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया। आईएमडी के प्रदेश अध्यक्ष को बताते चले विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी है। प्रदेश में बारिश का अनुमान। तो वहीं हरिद्वार में लश्कर तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को आसमान से कहर टूटा है। तो वहीं हसनपुर गांव में खेत में काम कर रही महिला की बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। महिला गन्ने की निराई कर रही थी। साथ ही आपको बता दें कि घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई, जिससे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जौनपुर गांव में भी एक युवक शाहबाद पुत्र साथ आसमानी बिजली गिरने से उसकी भी मौत हो गई। साथ ही परिजनों में शोकाकुल का माहौल बना हुआ है। वहीं खेत में बिजली गिरने से हुई मौत, आसमानी कहर से कोहरा। तो वह हरिद्वार में गर्मी बढ़ते ही गंगनगर किनारे हुड़दंग मचाने वाले की भीड़ बढ़ गई है, लेकिन अब पुलिस ऐसे युवकों पर सख्त कार्यवाही के मूड में है। कलियर थाना पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए गंगनहर किनारे उत्पात मचाने वाले 19 युवकों को पकड़ा। इन सभी पर पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई और कुल 4750 का संयोजन शुल्क वसूला गया। पुलिस ने सभी को सख्त चेतावनी दी है कि अगली बार नियम तोड़ने पर सीधी गिरफ्तारी होगी। हरिद्वार पुलिस ने जनता से अपील की है कि गंगनहर को पिकनिक स्पॉट ना बनाए, धार्मिक स्थल की गरिमा को बनाए रखें और नियमों का पालन करें। तो वे हरिद्वार के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव के पास उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब शैम्पू से लदा एक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ट्रक के पलटते ही खेत में बिखरे शैम्पू को लूटने के लिए ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे और ड्रम लेकर टूट पड़े। जानकारी के मुताबिक ट्रक हरिद्वार से भगवानपुर की ओर जा रहा था, जब दरियापुर के पास वह विद्युत पोल से टकरा गया, सड़क किनारे पलट गया। साथ ही टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, उससे लदा शैम्पू खेत में फैल गया। ग्रामीणों ने मौके का फायदा उठाकर शैम्पू भरना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को हटाया और ट्रक को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं हादसे में विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। और ये जो शैम्पू है उसको कच्चे शैम्पू लेके एक्सपोर्ट करा था बाहर के लिए, आउट ऑफ स्टेट। तो रात में गाड़ी का यानी एक्सीडेंट हुआ 4 बजे और ये गाड़ी क्रैश हुई। तो इसमें शैम्पू था, क्रैश हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। ट्रक इधर से आ रहा था हरिद्वार साइड से और कंपनी ट्रक था। अचानक से ड्राइवर का पता नहीं क्या हुआ, कैसे अचानक से मतलब ये दुर्घटना हुई
और बिजली के पोल में उसने टक्कर मारी और जो उसका शैम्पू था वो भी सारा बिखर गया। गांव के आदमी ने 5 बजे से शैम्पू उठाना स्टार्ट करा, फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन आया, उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। जी छानबीन करी जाए, भी पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।